हम लोग लास्ट क्लास से पढ़ रहे हैं ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोवेव ट्यूब्स। ट्यूब्स क्या चीज़ में काम आता है, या तो एम्प्लीफिकेशन के लिए या जनरेशन के लिए। तो जनरेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, एम्पलीफाई कौन कौन सा करता है अभी तक में जो हम लोग पढ़े हैं? टू कैविटी क्लाइस्ट्रॉन, टू कैविटी और क्लिस्ट्रॉन। टू कैविटी क्लाइस्ट्रॉन। मैग्नेट्रॉन जो है वो भी क्या है, एक माइक्रोवेव ट्यूब है जो क्या करता है, माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। ठीक है, लेकिन ये कौन सा ट्यूब है, एम टाइप। एम टाइप में हम लोग क्या पढ़े थे कि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, ओ टाइप को लीनियर क्यों कहते थे, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था वो पैरेलल होता था, मतलब इन सेम डायरेक्शन होता था मैग्नेटिक फील्ड के। लेकिन मैग्नेट्रॉन, अभी तक में तीन चीज हम लोग पढ़े, रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन, क्लाइस्ट्रॉन और TWT, वो तीनों था हमारा ओ टाइप। लेकिन अभी ये जो मैग्नेट्रॉन है वो है एम टाइप। तो मैग्नेट्रॉन क्या है, हाई पावर ट्यूब है। ये जो जनरेट करता है सिग्नल, वो उसका पावर बहुत हाई होता है। क्लाइस्ट्रॉन में हम लोग टू कैविटी डिवाइस पढ़े थे, उसको हम लोग पढ़े थे कि उसको मल्टी कैविटी कर सकते हैं अगर एम्प्लीफिकेशन ज़्यादा चाहिए हो तो। लेकिन जो मैग्नेट्रॉन रहता है ये ऑलरेडी मल्टी कैविटी होता है। मल्टी कैविटी मतलब एक से ज़्यादा कैविटी। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, 8 to 20 कैविटीज लगा सकते हैं। तो जो मिनिमम नंबर है वो होता है 8, मतलब किसी भी मैग्नेट्रॉन में मिनिमम जो नंबर ऑफ कैविटी होगा वो 8 होगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होता है, माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी जनरेट करना है तो फ्रीक्वेंसी रेंज तो हाई होना ही चाहिए। तो ये हो जाएगा 0.6 गीगाहर्ट्ज टू 30 गीगाहर्ट्ज। अगर इस फ्रीक्वेंसी रेंज के बीच में हमको हाई पावर सिग्नल जनरेट करना हो, माइक्रोवेव सिग्नल या माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी जनरेट करना हो, तो हम लोग मैग्नेट्रॉन यूज करते हैं। और फोर्थ चीज़ क्या है मैग्नेट्रॉन का, इसको डिसएडवांटेज कहो या ये कहो, इसका जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होता है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मतलब ये जो कैविटीज होता है उसका जो रेजोनेंस होता है, किस फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस होता है वो फिक्स होता है। तो जो भी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगा ये तुमको उसी फ्रीक्वेंसी का सिग्नल देगा। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज फिक्स्ड बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ कैविटी। ये जो कैविटीज होता है उनके डायमेंशन पे डिपेंड करता है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितना होगा। ठीक है, तो मान लो कि अगर हम चाहते हैं कि ये इतने से रेंज का सिग्नल जनरेट कर सकता है, अभी अगर हम चाहेंगे 10 गीगाहर्ट्ज का सिग्नल जनरेट करवाना, तो 10 गीगाहर्ट्ज के लिए मेरा जो ये कैविटी का जो कंस्ट्रक्शन होगा उसका सरकमफ्रेंस होगा, ठीक है, उसका उसके बीच में जो स्पेस होता है वो होगा, उसका रेडियस होगा, वो सारा कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू होगा, एक नंबर हो जाएगा। तो 10 गीगाहर्ट्ज के लिए जो कैविटी हम लोग यूज करेंगे वो हम लोग आगे 11 गीगाहर्ट्ज या 20 गीगाहर्ट्ज के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो होता है वो कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे फिक्स हो जाता है। अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी चेंज करना है तो हमको कैविटी भी चेंज करना होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अभी देखो, ये है हम लोगों का इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नेट्रॉन। ऐसा ये इधर से व्यू के लिए, इंटरनल व्यू के लिए कट किया गया है यहाँ पे, नहीं तो ये पूरा सर्कुलर होता है। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, ये चीज जो है सर्कुलर चीज यही है कैविटी। ठीक है, तो अभी कितना दिख रहा है, ये 5 हुआ, ये आधा कटा हुआ 6, ये इधर 7 और एक इधर कैविटी और होगा सर्कुलर जैसा इस टाइप का, जो कि अभी कट ऑफ किया गया है ताकि हम लोगों को व्यू मिल सके अंदर का। तो होता क्या है, ये जो येलो वाला है ये है कैथोड, ये है कैथोड। हम लोग ऐसे भी नॉर्मल भी ट्यूब में देखे थे कि कैथोड और एनोड होता है, तो ये कैथोड इसमें मिडिल में होता है। ये सारे जो कैविटीज हैं ये होते हैं एनोड। ठीक है, ये जो दिख रहा है इस यहाँ से हम लोग देते हैं RF इनपुट। ये एक वायर है, ये फिलामेंट है, इसके थ्रू हम लोग RF इनपुट दे रहे हैं। इनपुट कहाँ दे रहे हैं, कैविटी में। ये वाला जो कैविटी था इसमें हम लोग RF इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, और ये जो कैथोड है इसको हम लोग DC सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तभी तो ये इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा।
बाकी सारे ट्यूब्स में भी हम लोग देखे थे कि जो कैथोड और एनोड रहता था उसमें हम लोग पावर सप्लाई डीसी सप्लाई देते थे वीएस। सेम इसमें भी करेंगे, लेकिन क्योंकि ये लीनियर नहीं है तो इसमें क्या करेंगे, कैथोड का जो एंड है उस पर हम लोग 2 फिलामेंट लगाएंगे और उसको कनेक्ट कर देंगे डीसी वोल्टेज से, प्लस माइनस। तो अब कैथोड में डीसी सप्लाई आ गया, जैसे कि बाकी ट्यूब में आता था। बाकी ट्यूब्स में क्या करते थे, ट्यूब इस तरह के रहता था तो यहाँ पे इस तरीके से अप्लाई करते थे। तो सभी में हम लोग कैथोड में डीसी सप्लाई दिए हैं, सेम चीज यहाँ पे भी किए हैं, कैथोड को पावर सप्लाई दे दिए। तो मैग्नेट्रॉन में क्या क्या हुआ, एक कैथोड हुआ जो कि ये बीच में है, एनोड हुआ। कैथोड पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, ये बताओ। नेगेटिव मैम। नेगेटिव होता है। नेगेटिव होता है। तो कैथोड जो है यहाँ पे ये नेगेटिव है, जो एनोड कैविटीज है वो सारा पॉजिटिव पोटेंशियल पे है। ठीक है, तो एक हो गया कैथोड, एक हो गया ये एनोड कैविटी। आरएफ इनपुट हम लोग यहाँ से दे रहे हैं, फिलामेंट के थ्रू पावर सप्लाई कनेक्ट कर दिए। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए किसी को। अब इसमें क्या है, एक चीज ध्यान रखने वाला है कि ये जो यहाँ से आरएफ इनपुट दे रहे हैं ना, एक्साइटेशन, ये एक्साइटेशन क्या करता है, इस तरीके से हम लोग इसको रखते हैं कि अगर एक कैविटी प्लस है तो दूसरे वाले कैविटी माइनस हो जाएगा। मतलब हर 2 एडजेसेंट कैविटी के बीच में 180 डिग्री फेज शिफ्ट होगा। ठीक है, हर एडजेसेंट कैविटी, जो भी कैविटीज अगल बगल में है, तो अगर एक का पोलैरिटी प्लस है तो दूसरे का पोलैरिटी माइनस हो जाएगा। तो ये चीज हम लोगों को ध्यान में रखना है। ये ऐसा क्यों करते हैं ये भी हम लोग देखेंगे। ऐसा करने पे अगर 180 डिग्री फेज शिफ्ट रखते हैं तो ऐसा करने पे क्या होता है कि एफिशिएंसी मैग्नेट्रॉन का बढ़ जाता है। और 180 डिग्री फेज शिफ्ट जब होता है उसको कहते हैं पाई मोड। तो मोड हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी यही जानो कि एक कैविटी और बगल वाले कैविटी, एडजेसेंट कैविटी के बीच में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है। ठीक है, तो ये इतना सा था बेसिक्स जो है मैग्नेट्रॉन का। भी हम लोग देखते हैं फेज शिफ्ट क्या है। अभी यहाँ पे देखो कैविटी है, अभी हम लोग क्या पढ़े थे कि नंबर ऑफ कैविटीज कितना हो सकता है, 8 to 20। तो यहाँ पे 8 नहीं है, ये थोड़ा ज्यादा है। अब कैविटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों रहेगा। हम लोग देखेंगे दोनों को एक एक करके। ये वाला जो है ये तो कैथोड है, बीच वाला। अभी हम लोग देखें, ये टॉप व्यू है। ये जो चीज हम लोग दिखाए थे ये यहाँ से फ्रंट व्यू था। मान लो कि तुम यहाँ ऊपर से देख रहे हो, तो ऊपर से देखेगा तो क्या दिखेगा, ये ऐसे गोल गोल कैविटी दिखेगा, बीच में सिर्फ इसका ये कैथोड का सर्कुलर पोर्शन दिखेगा, ऐसा दिखेगा। अब इसमें देखो हम लोग क्या बोले कि किसी भी कैथोड को हम लोग जिसको आरएफ इनपुट से एक्साइटेशन दे रहे हैं तो उसके 180 डिग्री फेज शिफ्ट होकर के बगल वाला जो कैविटी है वो एक्साइट होगा। तो लेट्स से हम लोग इसमें आरएफ इनपुट दिए, ठीक है, आरएफ इनपुट दिए तो ये वाला जो कैविटी है, मान लो आरएफ इनपुट देने पे ये नेगेटिव चार्ज हुआ, ये नेगेटिव है, तो बगल वाले कैविटी पे क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। फिर अगर ये पॉजिटिव है तो बगल वाले पे क्या होगा, नेगेटिव आएगा। ये नेगेटिव है, पॉजिटिव आएगा। इसी तरीके से ऑल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव हर कैविटी पे चार्ज होगा। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं ये नेगेटिव था तो इधर पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव है उसके बगल में नेगेटिव है। तो इससे क्या पता चल रहा है, कैविटीज आर इन 180 डिग्री फेज शिफ्ट। एडजेसेंट कैविटीज मतलब बगल, एडजेसेंट मतलब बगल, तो एडजेसेंट कैविटीज आर इन 180 डिग्री फेज। ठीक है, अब आता है इलेक्ट्रिक फील्ड पे। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, कोई बताओ, पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव? पॉजिटिव से नेगेटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या है, कैविटी है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो क्या होगा, कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। सिमिलर वे में ये वाला कैविटी अगर लेते हैं, इसमें भी यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। तो होता क्या है, मान लेते हैं कि इस टाइप का मेरा कैविटी है, इनको थोड़ा बड़ा बनाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है,
तो अगर मेरा कैविटी कुछ इस तरीके का है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये अगर पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव इस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ये सभी जो है पॉजिटिव से नेगेटिव जाने का कोशिश करेगा। ठीक है, सेम चीज ये जो चीज है वो यहाँ पे दिखाया गया है। ये जो ब्लू कलर लाइन दिख रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पे क्या है, अगर अच्छे से देखो तो मान लो ये वाला साइड देखो, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस से माइनस इलेक्ट्रॉन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा सॉरी। तो यहाँ क्या है, ये देखो लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, एरो देखो किधर है, पॉजिटिव से नेगेटिव, इधर भी पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, लेकिन इस वाले कैविटी के लिए क्या है, पॉजिटिव इधर है नेगेटिव इधर है, तो लाइंस किधर होगा, ऐसे ऑपोजिट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी देख रहे हो, हर नियर बाय जो कैविटीज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऑपोजिट है। ठीक है, ये समझ में आया सभी को, इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैग्नेट्रॉन, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करेंगे। यस मैम। कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ जाता है। कैविटीज जो है वो 180 डिग्री फेज में होता है, मतलब अपोजिट फेज में होता है। तो जहाँ पे RF इनपुट दे रहे हैं, अगर वो पॉजिटिवली एक्साइट किया है उस कैविटी को, तो बगल वाला नेगेटिव एक्साइटेड होगा, उसके बगल वाला पॉजिटिव होगा। इस तरीके से ऑल्टरनेट पोलैरिटी होगा और हर कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कैविटी में। ठीक है, अब आते हैं मैग्नेटिक फील्ड पे। मैग्नेटिक फील्ड पढ़े हो कि जो, अच्छा चलो वैसे देखते हैं। मान लो कि तुम्हारा एक रीजन है ये, इसमें सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये प्लस है ये माइनस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से रहेगा, लीनियर। इसमें अगर अब कोई इलेक्ट्रॉन तुम रख दो, यहाँ पे एक मेरा चार्ज है, वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो जो भी है, एक यहाँ पे चार्ज है, उसको आगे बढ़ना है, तो वो चार्ज आगे कैसे बढ़ेगा, लीनियर बढ़ेगा। ठीक है, वो लीनियर बढ़ेगा। तो फोर्स क्या हो, F इक्वल टू क्यू इंटू ई, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो मैग्नेटिक फील्ड होता है F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, जो कि हम लोग लास्ट क्लास में भी बोले थे कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो होता है ये। तो अगर किसी चार्ज को, हम लोगों के पास मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें अगर कोई चार्ज को हम चाहेंगे कि वो मूव करे या उसका मोशन, तो वो लीनियर नहीं होगा। ठीक है, तुम लोग देखे होगे करंट कैरिंग वायर जो है उसमें इलेक्ट्रॉन का मोशन इधर होता है वायर के अलोंग। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, अराउंड द वायर। तो एक तरह से कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन मोशन का, उसके परपेंडिकुलर में रहता है मैग्नेटिक फील्ड। ये तो पढ़े हो ना, करंट कैरिंग वायर, कि अगर कोई वायर है जो कि करंट कैरी कर रहा है, तो करंट कैसे फ्लो करेगा, वायर में इस डायरेक्शन में, मान लो वाई एक्सिस। और करंट कैरिंग वायर के अलोंग, मतलब ऐसे सर्कुलर लूप टाइप का बनाता है मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर इसका डायरेक्शन देखें तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन का थंब रूल, तो जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। वही चीज सेम यहाँ पे भी होता है। हम लोगों का इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर रहेगा, हम लोगों के ट्यूब में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाता है, कैथोड से एनोड की तरफ जाता है। तो ये मैग्नेट्रॉन में क्या है, कैथोड हमारा ये बीच वाला जो पार्ट है वो है, और एनोड क्या है, जो कैविटीज है। तो इलेक्ट्रॉन क्या चाहेगा कि हम कैथोड से एनोड की तरफ जाएं, ये जो बीच वाला पार्ट है उससे हम लोग एनोड की तरफ जाएं। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो प्लेन है इसमें मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मान लो, या ये जो रेड लाइन शो कर रहा है ये क्यों कर्व है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसको स्ट्रेट मानो अभी के लिए कि मान लो ये ऐसे है, तो इलेक्ट्रॉन का मोशन तो ये वाले प्लेन में हो रहा है ऑन पेपर। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, परपेंडिकुलर टू दिस, मतलब ये जो प्लेन है मेरा उसके परपेंडिकुलर, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड क्या उसके परपेंडिकुलर मतलब आउटवर्ड। जैसे अभी तुम्हारे कॉपी का जो पेज है, मान लो पेज के ऊपर तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, जहाँ पे लिखते हो वो पूरा वो वाले प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, और पेज से आउटवर्ड मान लो निकल रहा है H, मतलब मैग्नेटिक फील्ड। तो ये वाला जो एरो है आउटवर्ड्स एरो, वो दिखा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, और इलेक्ट्रॉन मोशन क्या है, रेड वाला लाइन या ब्लू लाइन। ठीक है, तो समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है कैविटीज के थ्रू, पॉजिटिव से नेगेटिव इस टाइप का रहेगा।
और मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, आउट ऑफ द प्लेन इधर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, ये टॉप व्यू ऐसा है। हमारे पास 3 कंडीशन होता है मैग्नेट्रॉन में। ये तो टॉप व्यू है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये जो बीच वाला है, ये वाला ये कैथोड है, ये सारे जो कैविटीज हैं वो एनोड है, एनोड कैविटी। ठीक है, इधर से क्या दे रहे हैं हम लोग, आरएफ इनपुट। हर 2 कैविटी के बीच में ये जो जॉइंट है, जो प्लेट दोनों कैविटी को जॉइंट करता है, उसको बोलते हैं एनोड प्लेट। ठीक है, 2 कैविटी को जो जॉइंट कर रहा है उसको बोलते हैं एनोड प्लेट। तो अभी इसमें क्या होगा, 3 हमारे पास कंडीशन होता है। ये जो बीच वाला जो गैप है, ये वाला कैथोड और एनोड के बीच में, इसको कहते हैं इंटरेक्शन चैम्बर। इंटरेक्शन चैम्बर क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है, यहाँ पे इंटरेक्शन आरएफ इनपुट का इधर ही होता है। मतलब आरएफ इनपुट, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन मोशन सब यहीं पे इंटरेक्ट करता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो अभी क्या होता है, हमारे पास 3 कंडीशन होता है। जब मेरे मैग्नेट्रॉन में मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो 0 हो, जब मैग्नेट्रॉन में लिटिल मैग्नेटिक फील्ड मतलब कम मैग्नेटिक फील्ड हो, या जब मैग्नेट्रॉन में हाई मैग्नेटिक फील्ड हो। ये 3 कंडीशन होता है। 3 कंडीशन में क्या हुआ, एक में हुआ जब मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, दूसरे में होता है जब मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं है, प्रेजेंट है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है, हल्का सा है, और तीसरा कंडीशन क्या हुआ कि वेरी हाई मैग्नेटिक फील्ड। तो एक एक करके हम लोग कंडीशन देखते हैं। अभी तक में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है मैग्नेट्रॉन का, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो अभी मान लेते हैं ये केस है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग एच फील्ड शॉर्ट में लिखते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड 0 है, मैग्नेटिक फील्ड 0 है, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव जो जा रहा था कैविटी में वही होगा। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन मोशन क्या होगा, मेन तो हम लोगों को है कि कैथोड से एनोड तक इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रैवल कर रहा है, उसी से हम लोगों को एम्प्लीफिकेशन या ऑसिलेशन मिलता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है। जब एच फील्ड नहीं होगा तब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये जो कैथोड है, ये बीच वाला, कैथोड से एनोड तक वो डायरेक्टली जाएगा, एकदम स्ट्रेट। तो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होगा वो स्ट्रेट होगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में जहां सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होता है, वहां पे कोई भी चार्ज के ऊपर लीनियर फोर्स लगता है, इक्वल्स टू QE, लीनियर। लेकिन जहां मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है वहां पे फिर लीनियर नहीं, वहां पे क्या होगा कि चार्ज टेंड होता है मुड़ने के। मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो भी चार्ज है, अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है तो वो क्या टेंड करेगा, मुड़ने का, टिल्ट होने का टेंड करता है। तो जब एच फील्ड नहीं है तब तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में लीनियर चार्ज लगता है, तो कैथोड से एनोड तक जो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेगा वो लीनियरली करेगा, बिल्कुल एकदम डायरेक्ट लीनियर। ठीक है, अभी देखते हैं अगर लिटिल एच फील्ड मतलब लेस एच फील्ड, बहुत ज्यादा एच फील्ड नहीं है, तो ये कैथोड है मेरा और ये सारा इधर एनोड है। तो जब थोड़ा सा भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑलरेडी रहेगा ही, क्योंकि हम लोग यहाँ पे आरएफ इनपुट दे रहे हैं, तो वो एक्साइटेशन होगा, प्लस माइनस रहेगा, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑलरेडी प्रेजेंट रहेगा। तो पहले वाले में मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, इलेक्ट्रिक फील्ड था। अभी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं था तो वो स्ट्रेट जाता था। अभी क्या होगा, जब थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड दे देंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो स्ट्रेट नहीं जाएगा, स्ट्रेट नहीं जाकर के वो क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा टिल्ट हो जाया करेगा, ऐसे इस टाइप से। ये टिल्ट क्यों हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण। मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके परपेंडिकुलर वो क्या कर दे रहा है, जो इलेक्ट्रॉन मोशन है उसको थोड़ा सा टिल्ट कर दे रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है,
जब लिटिल मतलब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड है और थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड है, तो जो इलेक्ट्रॉन मोशन बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट हो रहा था, अब वो स्ट्रेट नहीं हो करके मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होगा, थोड़ा सा टिल्ट हो करके जाएगा एनोड तक। कैथोड से एनोड तक पहुंच रहा है इलेक्ट्रॉन, लेकिन उसका जो पाथ है वो थोड़ा सा टिल्टेड हो रहा है। ठीक है, तो अभी तीसरा कंडीशन क्या हो जाएगा? तीसरा कंडीशन हम लोगों का है हाई मैग्नेटिक फील्ड। जब मेरा मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा होगा तब क्या होगा? जब नहीं था तो इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट कैथोड से एनोड जा रहा था, जब थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड था तब इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड तक जा रहा था, लेकिन थोड़ा सा टिल्ट हो करके। लेकिन जब वेरी हाई मैग्नेटिक फील्ड होगा तब क्या होगा? ये कैथोड है, इधर एनोड है, तो कैथोड टू एनोड इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करना है, लेकिन वेरी हाई में क्या हो जाता है, जब बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है तब क्या होता है, इतना ज़्यादा फोर्स लगता है इलेक्ट्रॉन पे, उसको फोर्स ज़्यादा लगेगा तो उसको टिल्ट करता है, इतना ज़्यादा टिल्ट करता है कि अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है तो वो टिल्ट होकर के वापस से इधर आ जाता है। ठीक है, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है तो इतना ज़्यादा टिल्ट होगा, फोर्स इतना ज़्यादा लगेगा कि वो उसको टिल्ट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन वापस से अपने जगह पे आ जाएगा। मतलब कैथोड से इलेक्ट्रॉन एनोड तक पहुंचेगा ही नहीं, कैथोड से इलेक्ट्रॉन एमिट होगा और वापस से कैथोड पे ही आ जाएगा। ठीक है, कब होगा ये? जब हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड जो है बहुत हाई होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को एक तरह से समझ लो, जब आंधी आता है तो कैसा ये ऐसा गोल गोल ये बनता है, तो उसी तरीके से सोचो कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें अगर कोई चार्ज है तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, सोचेगा कि हम चार्ज को भी ऐसे गोल गोल घुमाएं। अगर हल्का सा है ये जो आंधी है, ये अगर हल्का सा है तब क्या होगा, चार्ज आगे भी बढ़ सकता है, हल्का टिल्ट होगा। लेकिन अगर ये बहुत स्ट्रॉन्ग ये है, आंधी बहुत ज़्यादा है, तब क्या होगा, चार्ज गोल गोल घूमने लगेगा। वही चीज़ यहाँ होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम होता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हल्का सा टिल्ट होता है, लेकिन फिर भी मैनेज करता है एनोड तक पहुंचने का, वो सीधा भी चलता है और टिल्ट भी होता है। लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, तब क्या होता है, वो जो टिल्ट वाला प्रॉपर्टी है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन जो एमिट होता है वो वापस से कैथोड पे आ जाता है, टिल्ट होकर एनोड तक पहुंच ही नहीं पाता है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है अभी तक में तो पूछो। नो मैम, क्लियर है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये तो हो गया Yes, ma'am. कि इलेक्ट्रॉन जो एमिट हुआ, इलेक्ट्रॉन कम एमिट हुआ या टिल्ट हुआ, एनोड तक पहुंचा नहीं पहुंचा, ये सब है। मैग्नेट्रॉन में भी वेलोसिटी मॉड्यूलेशन होता है, जैसे बाकी ट्यूब्स में होता था, इसमें भी होता है। अब इसमें कैसे होता है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये जितना ज़्यादा हाई होगा उतना ज़्यादा हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उतने हाई वेलोसिटी के साथ निकलेगा। जैसे यहाँ पे क्या है, वेरी हाई मैग्नेटिक फील्ड था, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इतने ज़्यादा हाई वेलोसिटी के साथ निकलता है, तब ये टिल्ट होता है तो वापस से यहाँ पहुँच जाता है। तो अगर एच फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी ज़्यादा होगा। ठीक है, वेलोसिटी मॉड्यूलेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का वेलोसिटी कम ज़्यादा या सेम रहता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी मॉड्यूलेशन किसके कारण हो रहा है, एच फील्ड के कारण। अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से कैथोड से एनोड तक जाएगा उसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा। अगर एच फील्ड जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड कम है तो इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी रहेगा वो कम रहेगा। ठीक है, और अगर एच फील्ड 0 है तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी क्या होगा, सेम रहेगा जो नॉर्मली वो कैथोड से एनोड तक जाता। तो ये वेलोसिटी मॉड्यूलेशन हो गया। लेकिन ये जो एच फील्ड कम ज़्यादा 0 हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, यहाँ से जो आरएफ इनपुट दे रहे हैं उसके कारण। अगर आरएफ इनपुट जो है वो ज़्यादा है तो वो ज़्यादा एच फील्ड क्रिएट करेगा। ठीक है, समझ में आ गया इसमें वेलोसिटी मॉड्यूलेशन कैसे हुआ। वेलोसिटी मॉड्यूलेशन मतलब इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी चेंज करना। इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, अभी मैग्नेटिक फील्ड पे। अगर मैग्नेटिक फील्ड कम है
तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कम होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी ज़्यादा होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड 0 है तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी एज इट इज रहेगा। ठीक है, और फिर यही वाला इलेक्ट्रॉन, जैसे हम लोग लेट इलेक्ट्रॉन, अर्ली इलेक्ट्रॉन ये सब पढ़े थे, तो इसमें क्या होगा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये हो जाएगा लेट इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो हो जाएगा अर्ली इलेक्ट्रॉन, और जब H फील्ड 0 है तब जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो होगा रेफरेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसमें भी वही है, हम लोग क्या पढ़े हैं, लेट इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी ज़्यादा होता है। फिर ये तीनों इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक जगह मिलके बंच होगा। बाकी आगे का तो प्रोसेस सेम है। मॉड्यूलेशन के बाद क्या होता है, सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है बंच बनाते हैं, बंच के बाद एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक तो पूछो। मैग्नेट्रॉन के वर्किंग में किसी को कोई डाउट है? बहुत ही सिंपल है। क्या है, कैविटी रहता है, ये जो बीच में कैथोड रहता है, ये सारे कैविटी एनोड रहते हैं। कैथोड होता है नेगेटिवली चार्ज, एनोड होता है पॉजिटिव चार्ज। तो कैथोड इलेक्ट्रॉन एमिट करता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, इसीलिए वो कैथोड से एमिट होगा। कब होगा, जब कैथोड में हम लोग पावर सप्लाई लगाएंगे। तो ये वाले डायग्राम में हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि हाँ पावर सप्लाई है, क्योंकि पावर सप्लाई नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रॉन एमिट ही नहीं होगा। पावर सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं कैथोड को, वो इलेक्ट्रॉन एमिट करता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन एमिट करता है, उसको एनोड तक जाना है। अगर इनकेस हमारे इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो जो मेरा इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, लीनियर वे में जाएगा एनोड तक। अगर थोड़ा सा भी लिटिल इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो क्या करेगा, लीनियर नहीं जाकर के हल्का सा टिल्ट होकर के एनोड तक जाएगा। और अगर वेरी हाई मैग्नेटिक फील्ड है तो वो क्या करेगा, बहुत ज़्यादा टिल्ट हो जाता है, इतना ज़्यादा हो जाता है कि कैथोड से ही एमिट होता है और वो थोड़ा सा पार्ट ट्रेवर्स करके वापस से कैथोड पे आ जाता है। ठीक है, तो इसी में वेलोसिटी मॉड्यूलेशन होता है, बंचिंग होता है। ठीक है, बहुत ही क्लियर जैसा है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब एक चीज हम लोग पढ़े थे शुरू में, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्या पढ़े थे कि हर मैग्नेट्रॉन का कुछ एक फिक्स रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होता है। अगर हम चाहते हैं कि जो सिग्नल जनरेट हो रहा है उसका फ्रीक्वेंसी चेंज हो तो हमको क्या है, ये कैविटी का साइज चेंज करना पड़ता है। तो ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कैसे होता है, कैसे हम लोग इसको ये करते हैं, तो कोई भी डिवाइस को हम लोग लम्प्ड कंपोनेंट में कर सकते हैं। लम्प्ड कंपोनेंट मतलब इंडक्टर, कैपेसिटर। तो ये चीज तुम लोग पढ़े हो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मान लो कि दो चार्ज है, अगर इधर एक प्लेट है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और ये एक प्लेट है नेगेटिव चार्ज, तो ये एक तरह से कैपेसिटर की तरह बिहेव कर सकता है। ये चीज पढ़े हो, कैपेसिटर इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। डी क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स। ए होता है एरिया, डायमेंशन ऑफ दीज प्लेट्स, और एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ एयर। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है तुम लोगों को। तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव होता है, सेम चीज यहाँ पे भी होता है। अभी हम लोग क्या पढ़े थे, फेज एक्साइट करते हैं तो यहाँ पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव आता है, ऑल्टरनेट। तो ये पॉजिटिव है, मतलब ये वाला जो प्लेट है, एनोड प्लेट, इस पे पूरा पॉजिटिव चार्ज है, और इधर वाला नेगेटिव है तो ये वाले प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है। बीच में ये कैविटी का गैप है, तो ये वाला जो रेड से दिखाया गया है ये कैसा एक्ट करेगा, कैपेसिटर की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, ये क्लियर है या किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है? दो प्लेट है, हम लोग बोलते हैं ये जो है एनोड प्लेट होता है। फेज एक्साइटेशन देते हैं तो अगर ये पॉजिटिव है तो नेक्स्ट वाला कैविटी नेगेटिव पे रहेगा। इसका मतलब ये वाला जो एनोड प्लेट है वो पॉजिटिव पे है, इधर वाला प्लेट नेगेटिव पे है, और बीच में कुछ गैप है। तो जब दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट को हम लोग कुछ दूरी पे रखते हैं तो वो कैपेसिटेंस प्रोवाइड करता है। तो इसका मतलब ये वाला जो चीज है ये हमको एक पर्टिकुलर कैपेसिटर देगा। उसी तरीके से जब यहाँ से ये वाला जो करंट फ्लो करता है तो ये क्या करता है, करंट ये इंडक्टर की तरह बिहेव करता है। इंडक्टर जब पढ़ोगे या पता नहीं पढ़े हो तो इंडक्टेंस का जो प्रॉपर्टी रहता है वो ये जो टर्न्स होता है इसके रेडियस पे भी रहता है। जो ये टर्न्स है उसका रेडियस, तो अगर ये इंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है तो ये किस पे डिपेंड करेगा, ये जो कैविटी है उसके रेडियस पे। कैविटी है ये सर्कुलर कैविटी है तो इसका रेडियस कितना होगा, ये होगा r। तो हमको यहाँ से जो इंडक्टेंस मिलेगा वो डिपेंड करता है इसके रेडियस पे। तो
ओवरऑल देखा जाए तो ये जो कैविटी है और यहाँ जो गैप है ये हमको क्या दिया, L और C। मतलब हम लोग ऐसे इसको देख सकते हैं, कहीं पे भी किसी को कोई डाउट हो तो उसी टाइम पूछ लेना। ये सारा कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और इजी भी है, बस डायग्राम ठीक से बनाओ। एग्जाम में भी डायग्राम साफ सुथरा बनाओगे तो आधा मार्क्स मिल जाएगा, और डायग्राम पता है तो उसका एक्सप्लेनेशन तो खुद लिख ही लोगे। ठीक है, तो अभी क्या पता चला, ये इंडक्टर है, इधर कैपेसिटर है, तो इसी को हम लोग एक सिंप्लीफाइड वे में इस तरीके से सर्किट बना सकते हैं कि ये मेरा L, ये C, यही दोनों मिलकर के कैविटी बना रहा है, रेजोनेंट कैविटी। तो रेजोनेंट कैविटी का अब अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालें तब क्या हो जाएगा, F इक्वल्स टू 1/2π√LC। ठीक है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालते कैसे हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अगर कोई सर्किट एलिमेंट है, ये क्या प्रोवाइड करेगा, j⍵L रिएक्टेंस, ये क्या प्रोवाइड करेगा, 1/j⍵C। तो रेजोनेंस कब होता है, जब मेरा XL इक्वल्स टू XC होता है, मतलब रिएक्टेंस प्रोवाइडेड बाय इंडक्टेंस विल बी इक्वल टू रिएक्टेंस प्रोवाइडेड बाय कैपेसिटेंस। मतलब जितना रिएक्टेंस इंडक्टर प्रोवाइड कर रहा है और जितना रिएक्टेंस कैपेसिटर प्रोवाइड कर रहा है, ऐसा फ्रीक्वेंसी जब ये दोनों इक्वल हो जाएगा वही होगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोग देख भी सकते हो, j⍵L इंडक्टर प्रोवाइड करेगा, 1/j⍵C कैपेसिटर प्रोवाइड करेगा। दोनों को इक्वेट करके देखो, ये आ जाएगा, दोनों को इक्वेट करो, j⍵L 1/j⍵C, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, j² ⍵² LC इक्वल्स टू 1। j स्क्वायर क्या होता है, -1। अब फ्रीक्वेंसी तो नेगेटिव में लेते नहीं है, इसीलिए ये माइनस वाले को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसको 1 मान सकते हैं, मॉड ले सकते हो, यहाँ पे मॉड लगा सकते हो। तो ⍵² LC इक्वल्स टू 1, ओमेगा क्या आ जाएगा, 1/√LC, और ओमेगा क्या होता है, 2πf, f क्या हो जाएगा, 1/2π√LC। तो अगर डिराइव करने भी आता है तो आराम से कर सकते हो। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ऐसा फ्रीक्वेंसी जहाँ पे रेजोनेंस हो, और रेजोनेंस कहाँ पे होगा, जहाँ पे जो भी मेरा अगर L और C लगा हुआ है तो रिएक्टेंस प्रोवाइडेड बाय इंडक्टर शुड बी इक्वल टू रिएक्टेंस प्रोवाइडेड बाय कैपेसिटर। ठीक है, क्लियर है। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी किसी भी कैविटी का कैसे निकालेंगे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग L और C दिया रहेगा। तो C भी किस पे डिपेंड कर रहा है, इस स्पेस पे। अगर ये वाला स्पेस हम चेंज कर देंगे, जो कैविटी हम डिजाइन किए हैं उसका स्पेस चेंज कर देंगे, तो मेरा कैपेसिटर का वैल्यू चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि D चेंज हो जाएगा। अगर हम इस कैविटी का या ये प्लेट का एरिया चेंज कर देंगे, ये प्लेट को छोटा कर देंगे, A चेंज हो जाएगा, फिर मेरा कैपेसिटर चेंज हो जाएगा। अगर ये जो सर्कम्फ्रेंस है, ये जो रेडियस है कैविटी का, उसको अगर हम छोटा या बड़ा कर दे, चेंज कर देंगे, तो इंडक्टेंस जो वो प्रोवाइड कर रहा है उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो L और C का वैल्यू डिपेंड कर रहा है कैविटी के डायमेंशन पे। डायमेंशन चेंज करेंगे, L और C का वैल्यू चेंज होगा, LC का वैल्यू चेंज होगा, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा। इसीलिए एक पर्टिकुलर, मान लो 10 गीगाहर्ट्ज का एग्जांपल हम लोग लिए थे, अगर 10 गीगाहर्ट्ज करना है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे हमको L और C का वैल्यू मिल जाएगा कि L इतना होगा तो C इतना होगा। फिर अगर C हमको चाहिए मान लो 200 माइक्रोफैरड, तो C का वैल्यू 200 माइक्रोफैरड पुट करेंगे। एप्सिलॉन और जो परमिटिविटी ऑफ एयर होता है वो फिक्स होता है, तो A/D का रेशियो आएगा, उस हिसाब से फिर हम लोग डिजाइन करते हैं। ठीक है, जो चीज़ हम लोग पढ़ते हैं उसमें हम लोग उल्टा अप्रोच करते हैं, हमारे पास सब कुछ है, हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं, लेकिन जब यही चीज़ तुम डिज़ाइन करने जाओगे, मान लो तुमको बोला जाएगा कि मैग्नेट्रॉन डिज़ाइन करो फॉर पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी 20 गीगाहर्ट्ज का सिग्नल जनरेशन के लिए, तो तुम्हारे पास तो बस यही डेटा है 20 गीगाहर्ट्ज, तो तुमको तो अब ऑपोजिट वे लेना पड़ेगा, यहाँ से बॉटम टू टॉप अप्रोच जाना पड़ेगा कि F की जगह 20 गीगाहर्ट्ज रखोगे तो तुमको प्रोडक्ट का वैल्यू मिल जाएगा कि L और C के प्रोडक्ट का वैल्यू क्या होना चाहिए। फिर उसमें तुम रखोगे, अगर प्रोडक्ट LC इक्वल्स टू मान लो 100 है, तो क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, L25 C4 हो सकता है, या फिर L10 C10 हो सकता है। तो इस तरीके से हिट एंड ट्रायल करके L और C का वैल्यू निकालेंगे। फिर L और C का वैल्यू पता चल गया तो क्या करेंगे,
सी के वैल्यू से हमको ये दोनों प्लेट के बीच में जो स्पेस है वो पता चलेगा, ये जो एरिया है वो पता चलेगा, और एल से क्या पता चलेगा, एल से हमको इसका जो रेडियस है वो पता चलेगा। तो ओवरऑल सभी को समझ में आ गया कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फिक्स हो जाता है एक पर्टिकुलर कैविटी के कंस्ट्रक्शन पे। तो एक अगर मैग्नेट्रॉन कंस्ट्रक्ट किया हुआ है तो वो एक ही फ्रीक्वेंसी दे सकता है। अगर हमको दूसरा फ्रीक्वेंसी का सिग्नल चाहिए तो हमको फिर दूसरा मैग्नेट्रॉन बनाना पड़ेगा, उसको कैविटी दूसरा बनाना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक या किसी को कोई प्रॉब्लम है? मैम ये कैविटी इंडक्टर की तरह कैसे बिहेव किया, वो एक बार थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिएगा प्लीज। ये सर्कुलर है। देखो जिस तरीके से जब दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर चार्ज अगर ऑपोजिटली चार्ज रहता है तो वो कैपेसिटेंस प्रोवाइड करता है, कैपेसिटर की तरह एक्ट करता है। इंडक्टर जब पढ़ोगे डिटेल में तो इंडक्टर कुछ इस तरीके का रहता है ना, नंबर ऑफ टर्न्स में, तो उसमें क्या होता है, सर्कुलर मोशन होता है करंट का। तो देखो सेम उसी तरह यहाँ भी हो रहा है ना, ये सर्कुलर। तो अभी मैग्नेट्रॉन का एडवांटेज क्या हो गया, मैग्नेट्रॉन का एडवांटेज ये है कि ये हाई पावर ट्यूब है, मतलब जो सिग्नल देता है हम लोगों को वो हाई पावर सिग्नल देता है। ठीक है। दूसरा एडवांटेज क्या हो गया कि जब कैविटीज जो है, मल्टी कैविटीज जो है वो सारा जब 180 डिग्री फेज में एक्साइटेड होता है तो उसका एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होता है। तो मैग्नेट्रॉन का एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है बाकी सारे ट्यूब्स से। ठीक है, मैग्नेट्रॉन का एफिशिएंसी ज़्यादा है बाकी सारे ट्यूब्स से। डिसएडवांटेज क्या है, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो यही है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फिक्स हो जाता है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फिक्स हो जाने का मतलब कि अगर हम दूसरे फ्रीक्वेंसी का सिग्नल जनरेट करना चाहते हैं तो हमको पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वो कैविटी के डायमेंशन के बेस पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फिक्स हो जाता है। दूसरा क्या है, कॉस्टली होता है, इतना सारा कैविटी लगता है तो कॉस्टली हो जाता है ये। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? अभी देखो एक चीज होता है, एक टर्म है हल कट ऑफ वोल्टेज। हल कट ऑफ वोल्टेज ये होता क्या है, हल कट ऑफ वोल्टेज क्या है, कट ऑफ वोल्टेज प्रोवाइडेड बिटवीन एनोड एंड कैथोड so that electron will just gaze the anode and return towards the cathode। मतलब अभी हम लोग यहाँ पे देखो पढ़ रहे थे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाता है और एनोड तक पहुंच ही नहीं पाता है। तो हल कट ऑफ वोल्टेज क्या हो जाएगा, हल कट ऑफ वोल्टेज वो वोल्टेज है एनोड और कैथोड के बीच में कि जब हल कट ऑफ वोल्टेज पे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन आया, ये एनोड है, ये बस एनोड को टच करके और इस तरीके से आ जाएगा, ये ऐसा टिल्ट देगा। मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, ये एनोड को बस टच करेगा और इधर आ जाएगा। सिमिलर वे में अगर इधर से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो एनोड बस टच होगा और ये वापस कैथोड पे आ जाएगा। मतलब ऐसा कट ऑफ वोल्टेज, ये ऐसा वोल्टेज जब कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो एनोड को बस गेज करके, मतलब देखते हुए हल्का सा टच करके और वापस कैथोड पे आ जाता है। ठीक है, हम लोग क्या पढ़े थे, हाई मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, कैथोड से इलेक्ट्रॉन आता है और वापस से कैथोड पे आ जाता है। तो ये पार्ट बस इतना किया। अब मान लो कि ऐसा वोल्टेज रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलेगा, एनोड तक बस पहुंचेगा और टच करते हुए वापस से कैथोड पे आ जाएगा। तो वो जो वोल्टेज होता है उसको कहते हैं हल कट ऑफ वोल्टेज। ठीक है, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होता है उसको कहते हैं कट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इसका फॉर्मूला होता है और इसका जो है न्यूमेरिकल में कभी कभी पूछता है। तो ये जो हल कट ऑफ ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है इसको डिनोट करते हैं बी सी से। फॉर्मूला क्या होता है, बी सी इक्वल्स टू 1/b √8 mv0/e। अब इसमें ध्यान क्या देना है, ये जो 8 है ये 8 क्यों आया, ये 8 क्यों आया, क्योंकि मेरा 8 कैविटी इलेक्ट्रॉन था। तो ये चीज ध्यान देना है कि अगर मान लो कोई न्यूमेरिकल आता है, फॉर्मूला तो तुमको ये याद है, अगर कोई न्यूमेरिकल आता है जिसमें बोलेगा 20 कैविटी इलेक्ट्रॉन है, सॉरी मैग्नेट्रॉन है, तो यहाँ पे 8 नहीं जाएगा, यहाँ पे फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा 20 mv0/e।
ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ ये जो है वो होता है नंबर ऑफ कैविटी। तो इसको ऐसे भी जनरलाइज फॉर्म में भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ कैविटी हो जाएगा n। ठीक है। अब ये स्मॉल b क्या है? स्मॉल b है रेडियस ऑफ कैविटी या फिर एनोड। वो जो सर्कुलर कैविटी था उसका जो रेडियस है वो ये है। n क्या है? नंबर ऑफ कैविटी। e क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 to the power माइनस 19, 1.6 into 10⁻19 कूलम। ई का वैल्यू फिक्स है। नंबर ऑफ कैविटी हो गया n। ये जो V नॉट है ये क्या है? V नॉट क्या है? ऑपरेटिंग वोल्टेज, जो सप्लाई वोल्टेज देते हो। और m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से अगर न्यूमेरिकल आता है तो निकाल सकते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है किसी मैम को? इसका एफिशिएंसी, हाँ बोलो। मैम इसका एफिशिएंसी किस कारण से बढ़ता है? एफिशिएंसी बढ़ता है, कैविटी तुम्हारा का। मल्टी कैविटी है। मल्टी कैविटी है ना, तुम तो क्लाइस्ट्रॉन में भी हम लोग पढ़े थे। दो कैविटी है, अगर हमको ज्यादा एम्पलीफिकेशन चाहिए, अगर कोई एम्पलीफायर है उसका एफिशिएंसी बढ़ाना मतलब उसका एम्पलीफिकेशन बढ़ाना। तो जब कैविटी ज्यादा लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली एफिशिएंसी बढ़ेगा ही। तो यहाँ पे तो मिनिमम 8 है, तो 8 कैविटी मिनिमम है सोचो। तो ये तो ऑलरेडी मल्टी कैविटी है, तो इसीलिए इसका एफिशिएंसी ज्यादा होता है। यस। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है किसी को मैग्नेट्रॉन में? कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोड जंपिंग देखेंगे, कौन कौन सा मोड हो सकता है, और हार्ट्री कंडीशन देखेंगे, स्ट्रैपिंग देखेंगे। ये सब छोटा मोटा चीज देखेंगे तो हम लोगों का ये टॉपिक खत्म हो जाएगा।